नमस्कार मित्रों, मैं एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। देखिए अभी अभी क्या हुआ है, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है कि भारत को 2047 तक 7.8% की दर से ग्रो करना होगा टू बिकम अ हाई इनकम इकोनॉमी। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये इंडिया इससे ज़्यादा ग्रो करेगा। 7.8% का मतलब क्या है? 7.8% इन डॉलर टर्म्स। आप देखिए कि पिछले साल भी इंडिया ने जो ग्रो करा है वो करा है 7.6, जो नए आंकड़े आए हैं, और डॉलर टर्म्स में ग्रो करा है 10%। होता क्या है, जो नॉमिनल जीडीपी होता है, मतलब जो साल दर साल कैलकुलेट होता है, उसमें आता है इन्फ्लेशन प्लस ग्रोथ। तो इन्फ्लेशन प्लस ग्रोथ मिला के इंडिया में चलती है 11-12%। और आप ये समझ लीजिए साल में 2% का डेप्रिसिएशन हो जाता है। तो 3% जो गेन होता है, जिसको हम प्रोडक्टिविटी गेन कहते हैं, तो उसके कारण डॉलर ग्रोथ आराम से जब कम से कम में रहती है तो 10% रहती है, और कभी कभी बढ़ के 12% हो जाती है। जैसे अब ये देखिए, हम 20 साल पहले चलते हैं। 2004 में करीब करीब इंडिया का जीडीपी $500 बिलियन था, और अब वो बढ़ के 2025 में करीब करीब $4.25-4.5 बिलियन हो गया। और ये कोविड ईयर्स नहीं आते तो 5 बिलियन हो जाता। मेरे कहने का मतलब है 20 साल में आराम से 10 गुना बढ़ जाता है। अब हमारे पास 2025 से लेके 2047 तक करीब 23 साल है, क्योंकि 25 तो अभी पूरा बचा है, और 2045 तक 21 साल, 46, 47, तो हमारे पास 23 साल है। और देखिए मैं आपको कह सकता हूँ, अगर कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं हुआ तो इंडिया आराम से 10 या 11% डॉलर टर्म्स में ग्रो करता रहेगा। और आप ये समझ लीजिए, अभी ये भी मान लीजिए 4 ट्रिलियन मान लेते हैं, 4 ट्रिलियन से ज़्यादा है 2025 में, करीब करीब 4.25 ट्रिलियन रहेगा। तो अगर ये 10 गुनी बढ़ती है तो इंडिया की इकोनॉमी 2045 में $40 ट्रिलियन होनी चाहिए। और जो वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्शंस हैं वो इससे बहुत कम है। और देखिए आप मेरी बात नोट कर लीजिएगा। अब जैसे इस साल जो इकोनॉमी ग्रो हुई है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में जो होनी है, जो 31 मार्च को ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा है, तो इसके तो करीब करीब पूरे आंकड़े आ चुके हैं। तो इसका भी ये समझिए डॉलर टर्म्स में जो करीब है, ये 10.5% ग्रो होने की आशा है। तो जो 7.8% करा है, उनने इंडिया की ग्रोथ में बढ़ोतरी नहीं कही है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 7.8% इन डॉलर टर्म्स। और हम देखते हैं इंडिया की जो इकोनॉमी बढ़ रही है 6.5%, ये इंडिया की ग्रोथ रेट है। अगर हम डॉलर टर्म्स 91 से देखेंगे तो इंडिया आराम से 7.8% से बहुत आगे जाके ग्रो कर रहा है। 9-9.5% की डॉलर टर्म्स में ग्रोथ निकल आएगी पिछले 35 साल में। और अभी ये समझिए, अगर इंडिया ये 6.5% इस समय ग्रो कर रहा है, या पूरे संसार में टर्मोइल है, और देखिए कभी ना कभी सेटल होना है, युद्ध खत्म होने हैं, सारी चीज़ें वापस नॉर्मलाइज आनी है। दिन होता है तो रात होती है, रात हो जाए तो दिन होती है। कोविड आया, ऐसा लगा सब कुछ खत्म हो जाएगा, उससे भी उभरे। 2008 का शॉक आया, ऐसा लगा कि सब ध्वस्त हो जाएगा, उससे भी उभरे। तो कई बार 1929 का ग्रेट डिप्रेशन आया था, उससे भी उतरे। तो कई बार क्या लगता है कि दुनिया खत्म हो गई। ऐसा नहीं होता, दुनिया ऐसे ही चलती है। शेयर बाजार कभी खत्म नहीं होता, शेयर बाजार ऐसे ही चलता है। तो अभी आप ये समझिए, जो इंडिया कह रहे हैं कि जो इंडिया की ग्रो होगा FY26 में, तो मेरा अनुमान है कि ये आराम से 7% या 7.2% से होगा। और ये इस समय जब ये डोनाल्ड ट्रंप ने इतना हल्ला मचा रखा है, यूरोप में रिसेशन है, चाइना में ऑलमोस्ट रिसेशन है, अमेरिका में रिसेशन आने की उम्मीद है, सब जगह युद्ध चल रहा है, तब इंडिया अगर कर रहा है, तो जब नॉर्मल टाइम्स आएंगे तो इंडिया ग्रो करेगा 9-10% पे, और डॉलर टर्म्स में हमारी ग्रोथ होगी 12%। तो मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ बताता हूं कि भारत की जो पॉलिसीज़ हैं उस पर भारत चलता रहता है, तो अवश्य वो हाई इनकम कंट्री होगा, प्लस डेवलप्ड कंट्री होगा। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा समस्याएं नहीं हैं। देखिए समस्याएं हैं कि जो लो पेइंग जॉब्स हैं उनको उतनी तेज़ी से नहीं बढ़े हैं। अगर इन्फ्लेशन को 2014 से एडजस्ट कर दिया जाए तो कांस्टेंट है। 2014 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जो जॉब मिलती थी, ओपनिंग मतलब TCS में शुरुआती जॉब मिलती थी, वो तब भी मिलती थी करीब 3 लाख की, 3-3.25 लाख रुपए पर एनम सैलरी पे।
और आज भी 3.5 पौने 4 लाख है, तो वो तो रियल टर्म्स में उसकी सैलरी कम हो गई। तो इस ओर सरकार को ध्यान देना है। और इसका भी कारण क्या है कि पहले जो वेलफेयर ओरिएंटेड बजट था, मतलब सब्सिडीज थी तमाम, उसको सरकार ग्रोथ ओरिएंटेड बजट बना दिया है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, सरकार ने सब्सिडी दी, मान लीजिए सरकार ने गैस पर सब्सिडी दी, तो उससे क्या हुआ कि गैस के दाम कम रहे, ठीक है। या सरकार ने मनरेगा में बहुत ज़्यादा पैसा लगाया तो गांव में रोजगार मिला, अब वो एसेट बने नहीं बने, ठीक है। और वो परमानेंट रोजगार भी नहीं था, जब तक आप मनरेगा की धनराशि बढ़ाते रहो तब तक था। अब वो सरकार ने क्या करा, वो पैसा लगाया इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो इंसेंटिव दिए पीएलआई स्कीम में, तो क्या हुआ, फैक्ट्री आगे स्थापित हुई। अब फैक्ट्री में एक चीज होती है कि जितना जॉब का सृजन ये मनरेगा वगैरह में होता है पर यूनिट कैपिटल, उतना यहाँ नहीं होता। जैसे अगर हम 100 करोड़ मनरेगा में लगाएं तो मान लीजिए एक्स जॉब सृजित हुए, 10x जॉब, तो मतलब 100 जॉब सृजित हुए जितना पैसा लगा के, तो जब हम कोई कंपनी लगाएंगे उसमें 10, 15, 20 ही होंगे, परंतु क्या होगा, उससे देश का प्रोडक्शन बढ़ेगा, उससे ग्रोथ रेट बढ़ेगा, एक परमानेंट आदमी को जॉब मिलेगा, वो निर्भर नहीं है, उसकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी और इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। तो लॉन्ग रन में क्या है कि जो फैक्ट्री लगाने से जो जॉब मिलता है वो सब्सिडी देने से या मतलब ऐसे मनरेगा वगैरह इनसे नहीं मिलता। और मेरा भी यही कहना है कि सब्सिडी ज़्यादा किसी पे होनी नहीं चाहिए, केवल खाने पे, शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे। बाकी सारी सब्सिडीज़ बंद होनी चाहिए, फर्टिलाइज़र की सब्सिडी बंद होनी चाहिए, गैस की सब्सिडी बंद होनी चाहिए। उससे अच्छा है कि जो बहुत गरीब स्ट्रेटा है उसको आप कुछ नगद धनराशि दे दें, परंतु मुख्य फोकस क्या होना चाहिए कि सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर करे, मतलब जितना फिस्कल डेफिसिट हो उतना कैपिटल एक्सपेंडिचर हो। जैसे अभी क्या है, फिस्कल डेफिसिट पिछले ये FY26 के लिए हमारा फिस्कल डेफिसिट जो प्रोजेक्टेड है वो 4.4% है, और हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आप ये समझ लीजिए करीब करीब 3.6 3.7 आ गया है। और आने वाले वर्षों में ये हो सकता है कि फिस्कल डेफिसिट 3.5% रहे और सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर 3.5-4% रहे। मतलब जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो मतलब जो हम फिस्कल डेफिसिट मतलब जो कर्ज लेके करते हैं वो ज़ीरो हो जाएगा। कर्जा लेके हम नहीं करेंगे, केवल कैपिटल के लिए करेंगे। और मैं एक बात बताऊँ, थोड़ा फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा भी हो पर कैपिटल फॉर्मेशन हो रही हो, मतलब एसेट्स बन रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के एसेट्स बन रहे हैं, रोड्स बने, प्रोजेक्ट्स बने, शिक्षा पे गए हो, नए नए स्कूल बने, शिक्षा पे नए नए अस्पताल बने, लोगों को अस्पताल की फैसिलिटीज़ बढ़े, तो वो हमेशा व्यय थोड़ा फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा भी हो जाए वो अच्छा होता है। और फिस्कल डेफिसिट कम हो और कैपिटल की फॉर्मेशन हो नहीं रही है, जितना भी फिस्कल डेफिसिट है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जा रहा है, वो हमेशा खराब होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब एसेट्स मेंटेन करने पर, नए एसेट्स का क्रिएशन नहीं हो रहा, ये भविष्य के लिए बुरा होता है। तो निश्चय ही ये है कि अलग अलग अप्रोच है, परंतु मैं इसका हिमायती हूँ कि क्योंकि क्या है, एक जुमला होता है, अगर ग्रो नहीं करोगे देयर इज ओनली पॉवर्टी टू रीडिस्ट्रीब्यूट। अगर देश ग्रो नहीं करेगा, टोटल जीडीपी नहीं बढ़ेगा, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन की जो बात होती है, पॉवर्टी रीडिस्ट्रीब्यूट करने को बचेगी। हाँ, कुछ ध्यान देने चाहिए, जैसे हमारा जो गिनी कोफिशिएंट है, मतलब जो असमानता दिखाता है, वो आज़ादी से भी पहले अंग्रेजों का जो स्तर था उससे ऊपर पहुंच गया है। रोजगार में ये बढ़े नहीं है, इसके पीछे मैं वीडियो बनाऊंगा कि सरकार को क्या करना चाहिए, क्योंकि जो इनकम टैक्स कट हुआ है ना, इसमें भी आम जनता को लाभ नहीं मिलेगा। देखिए 8 करोड़ हुए हैं मतदाता, उनमें से 3 करोड़ टैक्स पेयर हैं, बाकी 5 करोड़ तो वो नील का रिटर्न भरते हैं। और उन 3 करोड़ में आप ये समझिए, अगर उनको 1,50,000 1.25 लाख रुपया ज़्यादा मिल गया तो अभी भी 100 करोड़ जनता ऐसी है कि उसके पास कुछ नहीं बचता और वो उसमें इनकम टैक्स ब्रैकेट में आती भी नहीं है। तो मैं एक अभी और वीडियो बनाऊंगा कि ये 1-2 समस्याएं हैं जो देश के आगे खड़ी हुई हैं। एक तो असमानता की, और वेजेस नहीं बढ़े हैं, तो इसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। परंतु ये आप निश्चित मान के चलिए कि भारत 2047 तक, मैं बीच देखिए, मैं तो पार्टी अगेंस्ट हूँ, मैं किसी की पार्टी का नहीं हूँ, कोई भी सरकार आया और थोड़ा भी ठीक ठाक काम करती रही तो इंडिया को ये हाई इनकम कंट्री बनने से और डेवलप्ड कंट्री बनने से 2047 तक अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, एज यूजुअल रहा,
तो कोई भी रोक नहीं सकता है। धन्यवाद मित्रों। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयत्न करिए। धन्यवाद।